हेलो फ्रेंड्स, दिस इज यश जेठवा। वेलकम बैक टू आवर मैथ टॉक्स। आओ आज जियोमेट्री पे हमारी कमांड मजबूत करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 congruent rectangles are drawn inside a big rectangle of perimeter 165 as shown. What is the perimeter of one of the 5 rectangles? तो हमें यहाँ पे एक बड़ा रेक्टेंगल दिया गया है और बीच में हमें छोटे छोटे रेक्टेंगल्स दिए गए हैं और बोला गया है कि ये जो बड़ा रेक्टेंगल है उसकी जो पेरीमीटर है वो 165 है और हमें क्या निकालना है कि वन ऑफ दिस पेरीमीटर यानी कि अ, जो छोटा वाला रेक्टेंगल है उसकी पेरीमीटर निकालनी है। उससे पहले, ये करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि छोटे वाला जो यानी कि ये वाला कोई भी रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को एल नाम दे देते हैं, यानी कि इसे हम एल नाम दे देते हैं और उसकी जो ब्रीथ है उसे हम बी नाम दे देते हैं। सिमिलर होगा सभी रेक्टेंगल्स के लिए, स्मॉल रेक्टेंगल। तो ये वाली जो लेंथ है उसे भी एल होगा और यहाँ पे ये जो है वो बी होगा। सिमिलरली ये वाली यहाँ पे लेंथ ऐसे होगी तो यहाँ पे ये एल होगा और यहाँ पे बी होगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारा बी होगा, ये भी बी होगा और ये वाला जो है वो लेंथ होगा, वो क्या होगा? एल होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कुल मिला के हमने छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ को एल नाम दिया है और ब्रीथ को बी नाम दिया है ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहे। अभी हमें दिया क्या गया है कि ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसकी जो पेरीमीटर है वो 165 है। अभी उसकी अगर हमें पेरीमीटर निकालनी हो तो ये सारे के सारे चीजों का सम करना होगा। तो यहाँ पे कितने बी है और कितने एल है वो गिन लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 बी है तो 5 बी लिख देते हैं। और एल कितने हैं? 1 2 3 एंड 4 एल है। 4L प्लस 5B हमें क्या दिया गया है? 165 दिया गया है। हमें निकालना क्या है वो भी लिख लेते हैं। L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2 निकालना है, तभी तो हमें पेरीमीटर मिलेगी। क्योंकि कोई भी एक रेक्टेंगल होगा उसकी अगर हमें पेरीमीटर निकालनी होगी तो क्या करेंगे? L, ये वाला L, ये वाला B और ये वाला B, तो कुल मिला के L प्लस बी को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यहाँ तक आई थिंक आपको चीजें क्लियर होगी। अभी आगे कैसे प्रोसीड करेंगे तो वो देखते हैं। यहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हो कि ये वाला जो है ये बी बी और बी यानी कि 3B है। 3B मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3B। उसे क्या आप 2L के इक्वल बोल सकते हो? ये वाला L प्लस ये वाला L, क्योंकि ये जो साइड होगी उसकी जो लेंथ होगी वो उतनी ही ये साइड की होगी। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं ना, 3B जो होगा वो कितना होगा? 2L के इक्वल होगा। अभी तो सिंपल चीजें हैं, दो अननोन है और हमारे पास दो इक्वेशन भी है तो सोल्व कर सकते हैं इजीली। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे अगर 1 नेम दे दे और इसे अगर 2 नेम दे दे तो मतलब अभी ये करते हैं कि b को l के फॉर्म में लिख लेते हैं। b इक्वल्स टू 2l डिवाइडेड बाई 3 लिख लेते हैं। कहाँ से? 2 से। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम 2। तो ये जो b की वैल्यू है वो 1 में पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। वहां पे इक्वेशन 1 में हमें क्या दिया गया है? 4l प्लस 5। b की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 2l डिवाइडेड बाई 3। 2l डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स करके क्या दिया गया है? 165। 165। अभी ये जो 3 है उसे पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 3 यहाँ पे 12 आएगा, 12l प्लस 5 इंटू
टू 10L इक्वल्स टू 165 मल्टीप्लाई बाय 3, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे कितना होगा, 10 प्लस 12 22, 22L इक्वल्स टू 165 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसे हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या मिला हमें, 22L इक्वल्स टू 165 इंटू 3, 22L इक्वल्स टू 165 इंटू 3 मिल गया है हमें। तो L अगर हमें निकालना हो तो उसे 165 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 22। अभी हमें सिंपली तरीके से अगर प्रोसीड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 22 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, 165 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं 11 एक फैक्टर होना चाहिए। वैसे आपने अगर डिविजिबिलिटी रूल्स को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इवन प्लेस का जो सम होता है उसे ओड प्लेस में से माइनस कर दे, यानी कि 1 प्लस 5 माइनस करके 6 लिख दे, यानी कि ये वाला अगर उससे 11 डिवाइड करेगा तो ये पूरा जो नंबर है उसे भी 11 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे तो 0 होगा, तो 0 को 11 डिवाइड कर पा रहा होगा। ओके, तो 165 डिवाइडेड बाय 11 करते हैं, 11 इंटू 1 11, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 5, 15। ओके, कुल मिला के इस 165 को हम कैसे लिखेंगे, 11 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 3 डिवाइड में 11 इंटू 2, 11 से 11 कैंसिल कर देते हैं। ओके, कुल मिला के अभी तो कोई मतलब भाग हम नहीं चला सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसे ही एक काम करते हैं, रहने देते हैं, 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें क्या मिल गया, L। अभी हमें B की वैल्यू क्या मिली थी, B इक्वल्स टू 2L डिवाइडेड बाई 3। B की वैल्यू हमें 2L डिवाइडेड बाई 3 मिलती है। तो 2/3 को हम बाहर रहने देते हैं और L की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो यहाँ से ये क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हमें B की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी। अभी हमें निकालना क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B निकालना है। तो L प्लस B निकालना है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय L की वैल्यू हमें कितनी मिली, 15 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मिल गई है। B की वैल्यू हमें 15 मिल गई है। तो ये जो 2 है उसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 3 प्लस 30 हो जाएगा और डिवाइड में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 प्लस 30 यानी कि 75। कुल मिला के हमारी जो पेरीमीटर है स्मॉल रेक्टेंगल की वो कितनी आएगी, 75। यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अ टर्टल स्टार्ट्स स्विमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए located on the circumference of a circular pond. After swimming for 4 meters in a straight line, it hits point B on the circumference of the pond. From there, it changes direction and swims for 3 meters in a straight line and arrives at point B diametrically opposite to point A. How far is the point D from A? अभी आप इतना बड़ा क्वेश्चन जो है उसे पढ़ के सीधा घबराना मत, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन उतनी ही अच्छी तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे ये देख के हमें घबराना नहीं है, बल्कि इसे प्रोसीड करना है। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट ए लेता हूँ, ध्यान से समझना। हाँ, यहाँ पे मैं पॉइंट ए लेता हूँ। ओके, अभी क्या बोला है, 4 मीटर वो
स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। स्ट्रेट लाइन यहाँ से अगर हमें ड्रॉ करनी होगी तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करके यहाँ पे आप ये जो लाइन है वो फिर से पढ़िए। A turtle starts swimming from a point A located on the circumference of a circular pond. यहाँ पे हमने A ले लिया। After swimming 4 meters in a straight line, it hits point B on the circumference of the pond. यानी कि यहाँ से लेके ये 4 मीटर तक जाएगा। मैं यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर है। ये जो पॉइंट आ गया वो हमारा बी पॉइंट है। यहाँ तक हमने इंफॉर्मेशन को प्रोसीड कर दिया। फ्रॉम देयर इट चेंजेस डायरेक्शन एंड स्विम्स 3 मीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पे बी पे मूव करने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करके यहाँ तक आता है। सपोज यहाँ तक में वो 3 मीटर, ओके, ये हम लिख सकते हैं 3 मीटर, ओके। arrives at point D diametrically opposite to point A, यानी कि ये जो पॉइंट D है D, और यहाँ पे ये चीज आप नोटिस करो, ये जो अगर हम यहाँ पे सपोज सेंटर है हमारा है, तो यहाँ से ये जो चीज होगी वो ऑब्वियसली हमें डायमेट्रिकली ऑपोजिट ही मिलेगी, ओके। यानी कि कुल मिला के अभी मैं इंफॉर्मेशन को एक और बार समझाने की कोशिश करता हूँ। वो एक टर्टल था, यानी कि कछुआ था, वो ए पॉइंट पे था। उसने क्या किया, 4 मीटर स्विम करके वो बी पॉइंट तक पहुंचा स्ट्रेट लाइन में, ओके। वहां पे बोला गया है ये पॉइंट जो है वो सर्कमफ्रेंस पे ही है। वहां से उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की और 3 मीटर तक आ गया और वहां पे वो डी पॉइंट पे पहुंचा। डी पॉइंट और ए पॉइंट है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ऑब्वियसली वो चीज सही ही होगी, ओके। डी टू ए डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, ओके, नो वरी। कुल मिला के अभी हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ फार इज पॉइंट डी फ्रॉम ए, डी से ए की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि हमें डायमीटर निकालना है। ये हमारा सेंटर है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक करके आपको कोई भी परेशानी होगी। यहाँ तक आप पहुंच गए हो तो आगे तक प्रोसीड कैसे करना है वो आपको यहाँ से ये पिक्चर में से ही आपको क्लियर दिख पा रहा होगा। ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, बी ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओके, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर, डी ए स्क्वायर। तो बी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, तो 4 स्क्वायर प्लस बी डी की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 स्क्वायर इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 9 इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू डी ए स्क्वायर। तो हमें डी ए की वैल्यू क्या मिलेगी, डी ए इक्वल्स टू 5, यानी कि हमें डी ए की वैल्यू, डी से ए का डिस्टेंस हमें मिल गया है और वो कितना है, 5 है। देखा आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ इंफॉर्मेशन ज्यादा थी तो हमें ये देख के घबराना नहीं होता है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ट्राइंगल फॉर्म बाय द लाइंस y इक्वल्स टू x, y equals to 1 minus x and x equals to 0 in a two-dimensional plane is xy axes have the same scale, A. Isosceles and right angled, B. Isosceles but not right angled, C. Right angled but not isosceles, and D. Neither isosceles nor right angled. क्वेश्चन में प्रोसीड करने से पहले मैं ये राइट एंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल तो आप जानते हो, वो उसमें क्या होता है, एक जो एंगल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री
होती है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि कोई भी दो साइड है, कोई भी दो साइड उसकी लेंथ है वो इक्वल होती है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ अगर इक्वल होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी ट्रायंगल, इन जनरल ट्रायंगल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी दो साइड इक्वल है, अभी यही ट्रायंगल ले ले तो यही ट्रायंगल हमें लेना हो, ये अगर दो साइड इक्वल है, लेंथ इक्वल है ये दोनों साइड की, तो ये जो एंगल होगा, एंगल वो भी इक्वल होगा, ये जितना होगा उतना ही ये होगा। ओके। और एक प्रॉपर्टी वो भी होती है कि ये जो तीनों एंगल है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ओके। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी है और इसे ही हम प्रोसीड करेंगे। आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज कर लेते हैं कि ये जो लाइन है उसे बनाने की कोशिश करते हैं। ऑफ कोर्स ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये है हमारी वाई एक्सिस। तो अगर हम ये लाइन बनाना चाहें y इक्वल्स टू एक्स, यानी कि y जो है उसकी वैल्यू x के इक्वल ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली मैथ बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट होंगे उसके लिए तो ये लाइन इजी होगी, पर अदर स्ट्रीम्स के जो स्टूडेंट है उसके लिए मैं अगर इंफॉर्मेशन दे दूँ तो अगर हमें कोई भी लाइन बनानी हो, तो अगर कोई भी हमारे पास दो पॉइंट हो तो उसे लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे क्या है, चलिए मैं ये चीज़ें इरेज कर देता हूँ अभी। यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। आपको अगर लाइन बनानी हो, सिंपली आपने 10th स्टैंडर्ड में भी ये चीज़ तो पढ़ी होगी। आपके पास अगर कोई भी दो पॉइंट हो तो उसे हम लाइन आराम से बना सकते हैं, यहाँ पे x यहाँ पे y। अगर x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू भी 0 मिलेगी, और x की वैल्यू अगर 1 ले ली तो y की वैल्यू भी 1 मिलेगी। ओके। ये जो लाइन है वो यही 0 0 और 1 1 से पास हो रही होगी। तो अगर हम ये पॉइंट ओरिजिन है वो क्या होता है, 0 0 होता है, और 1 1 पॉइंट हमारा कहाँ पे लोकेटेड होगा, कुछ ही, अगर हमारा ये 1 है, ये 1 है, तो हम यहाँ पे भी ये 1 होगा, ये पॉइंट यहाँ पे लोकेटेड होगा। ओके। ये जो लाइन होगी वो ये दोनों पॉइंट से ही पास हो रही होगी। ओके। मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ। ओके। ये लाइन ऐसी होगी। ओके। अभी दूसरी लाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं, और वो कौन सी लाइन है हमारी, y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। यहाँ पे भी हम सिमिलर तरीके से दो पॉइंट को उठा लेते हैं, और उसी से प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारा x, यहाँ पे y। अगर हमने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0 ले ली तो y क्या मिलेगा, 1। और अगर x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यानी कि 0, 1 और 1, 0 से पास हो रहा है। तो 0 यहाँ पे, यानी कि x पे 0 और y पे 1 होना चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट होना चाहिए। और दूसरा x पे 1 और y पे 0, यानी कि ये वाला पॉइंट। कुल मिला के ये पॉइंट और ये पॉइंट से ये पास हो रही होगी। ओके। आइए जरा बना देते हैं को लाइन भी। तो ये लाइन ये दोनों पॉइंट से पास हो रही होगी। ओके। और एक लाइन के बारे में बोला गया है, और वो कौन सी लाइन है हमारे पास, x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 यानी कि y एक्सिस, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, यानी कि ये y एक्सिस क्या होती है, x इक्वल्स टू 0। कुल मिला के ये वाली लाइन है। ओके। कुल मिला के हमें
ये ट्राइंगल के बारे में बात करनी है। यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके हमें ये यहाँ तक और ये लाइन। ओके, कुल मिला के इसी ट्राइंगल के बारे में हमें बात करनी है। तो बात कैसे करें इस ट्राइंगल के बारे में? अभी आप एक चीज नोटिस करो, और वो कौन सी चीज होगी? आप ये सारी, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस 1 होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये पॉइंट कितना है, 0 0 है, और ये पॉइंट हमारा क्या है, 1,0 है। ओके, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम 1 लेंथ आ गया है, तो यहाँ पे 1 होगा ऑब्वियसली। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 1,1, यानी कि हम y एक्सिस पे कितना आ गया है, 1 लेंथ आ गया है, तो ये भी हमारा सेम लेंथ होगा। अगर मैं ये लाइन को ज्वाइंट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ से ये यहाँ तक। ओके, और अगर इसको भी मैं ज्वाइंट कर दूँ तो यहाँ से ये। ओके, कुल मिला के ये जो लेंथ है वो भी कितनी होगी, 1 होगी, ये भी 1 होगी, और यहाँ से ये भी 1 होगी। और स्क्वायर जो होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी ऐसे हम डायगोनल बनाए तो वो जो इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके, राइट एंगल। तो यस, ये जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल तो होगा ही होगा। अभी ये आइसोसेलेस है या नहीं है उसके लिए हम कैसे देख सकते हैं? अभी आगे दो तरीके से हम प्रोसीड कर सकते हैं। एक तो हम या तो पाइथागोरस थियरम का यूज करें, या तो हम एक नेचुरल वे से जाए। पाइथागोरस थ्योरम का अगर आपको यूज करना हो तो वह कैसे करेंगे, ये जो साइड है और ये जो साइड है इसे अगर हम एक्स लेट कर लें, एक्स लेट कर लें, तो हमें ये साइड क्या मिलती है और ये साइड क्या मिलती है उसके बारे में आइडिया लगाएंगे। क्योंकि ये दोनों तो इक्वल होंगे ही होंगे। क्या इसके इक्वल है? अगर इसके इक्वल है तो वो आइसोलेटरल ट्रायंगल होगा, यानी कि तीनों साइड इक्वल हो जाए। पर क्या ऐसा होता है या नहीं वो देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, यानी कि 1 मिलेगा। 2x स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो एक्स हमें क्या मिलेगा, 1/√2। ये जो लेंथ है वो हमें 1/√2 मिल गई, और ये भी 1/√2, और ये तो 1 है, यानी कि इसकी दो साइड ही इक्वल है। तो ये जो ट्राइंगल है वो कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो आइसोसेलेस भी होगा और राइट एंगल भी होगा, तो ये चीज दोनों ही सही है। पर मैं आपको दूसरा एक वे बताऊं तो उसमें क्या होता है, हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको ये तीनों पॉइंट का पता होना चाहिए कौन कौन से है। ये तो 0 0 है ऑफ कोर्स। ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल इसके मिडल में है, और यहाँ पे भी मिडल में है। तो हम ये पॉइंट जो है उसे कौन सा पॉइंट बोलेंगे, 1/2 कोमा 1/2 बोलेंगे। और ये जो पॉइंट है उसे हम कौन सा बोलेंगे, 0,1 बोलेंगे। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ है उसे सेपरेटली निकाल सकते हैं। अगर कोई भी लाइन दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है, x2 y2 से पास हो रही है, तो उसका जो लेंथ है वो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसी फॉर्मूला का यूज करें तो ये वाली लेंथ निकालेंगे, 0 0 और 1/2 1/2। एक्स वाई क्या है हमारा, 0 0 है, और 1/2 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 1/4 यानी कि 2/4 हो जाएगा। तो √1/2 यानी कि 1/√2। ये 1/√2 मिलेगा, 1/√2 मिल जाएगा। सिमिलरली इसी फॉर्मूला का यूज करके आपको ये भी 1/√2 मिल जाएगा। ओके, और ये जो लेंथ है वो तो 1 ही है हमारी, तो वो इसके इक्वल नहीं आएंगी। तो कुल मिला के इस तरीके से हमारा आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है।
तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल एक्स इन द गिवन डायग्राम। ओके, यानी कि ये जो डायग्राम है उसमें ये एक्स एंगल है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी होगी। ऑफ कोर्स थोड़ा सा नॉन मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट के लिए हार्ड हो सकता है, पर मैं अपनी ट्राई करूंगा कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। अभी ये एक्स निकालना है तो सबसे पहला टास्क हमारा ये होगा कि लाइन है उसे हम यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं। okay? अभी 1 बाय 1 स्टेप से आगे बढ़ते हैं, कोई कोई जल्दी नहीं है। ओके, हम आराम से आगे एक एक चीज़ों को प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे ये एंगल कितना दिया गया है, 130 दिया गया है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन उस पे अगर कोई भी एंगल ऐसा बनाया गया हो, सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ तो ये ऐसे दिया गया है। तो अगर ये जो एंगल है और ये एंगल है, वो दोनों का अगर सम निकाले तो वो 180 आएगा। आप भी जानते हो ये भी 90 ये भी 90, तो 180 आएगा। सपोज हम कोई ऐसा है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ, कोई ऐसी चीज दी गई हो, तो ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का जो सम करेंगे वो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। तो ये चीज हमें 130 दी गई है, ऑब्वियसली ये दोनों का जो सम होगा, ये वाला एंगल अगर हम बनाए तो ये और ये इसका सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 130 तो ये है, अगर उसमें हम 50 ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो ये एंगल हमारा 50 हो जाएगा। ओके ओके, ये चीज यहाँ तक क्लियर। सिमिलर तरीके से ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये भी 50 हो जाएगा क्योंकि 50 प्लस 130 180। ओके, सिमिलर तरीके से ये भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई। अभी आप ये जो ट्रायंगल है, यहाँ से ये और ये वाला, हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि कोई भी ट्रायंगल हो उसके जो तीनों एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो हमें दो एंगल की तो पता है, तो यहाँ पे 50 प्लस 50 प्लस कोई एंगल सी इक्वल्स टू 180। तो ये जो सी एंगल है वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। कुल मिला के ये वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 80। ओके ओके, तो ये 80 हुआ। तो फिर यहाँ पे ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों का सम भी तो 180 आना चाहिए। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 प्लस 50 150, और ये तीनों का सम भी 180 आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो एक्स हमारा कितना मिलेगा, 30 डिग्री मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। मैं एक बार अगर समराइज करना चाहूँ तो हमने सिर्फ 2 या 3 प्रॉपर्टी का यूज़ किया है। यहाँ पे पहले तो हमने ये ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया, फिर हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की कि अगर स्ट्रेट लाइन के साथ कोई भी एंगल दो बन रहे हैं तो उसका सम है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो 130 से ये वाला 50 निकाला, ये 50 और ये 50 निकाला। फिर हमने ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है वो 180 होता है, वो बात को यूज़ किया और ये एंगल को हमने 80 बता दिया। वहां तक यूज़ करके फिर हमने वो लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज़ की और वहां से हमने ये एंगल को 100 बता दिया। फिर हमने फिर से ट्रायंगल का एंगल सम यूज़ किया, वो 180 होता है, तो 100 प्लस 50 तो था ही 150 प्लस 30 इक्वल्स टू 180। तो एक्स की वैल्यू हमें इस तरीके से 30 डिग्री मिल गई। ओके, कुल मिला के आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, टू आंट्स इनिशियली
at diametrically opposite points A and B on a circular ring of radius r start rolling towards each other. The speed of the one at A is half that of one at B. The point at which they meet is at a straight line distance of A r from A, B 3r by 2 from A, C r from B and D 3r by 2 from B. अभी ये क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा का पूरा यहाँ होना चाहिए, यानी कि आपको अपना दिमाग खुला रखना है। ओके ओके, आइए जरा शुरू करते हैं। यहाँ पे हम पॉइंट ए ले लेते हैं। ओके, क्या बोला है कि कोई दो आंट है वो सामने सामने है और ये सर्कुलर रिंग है। ओके, यहाँ पे एक बी आंट है। चीजों को आसान करने के लिए मैं ये लाइन जो है उसे ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये ए है और ये बी है। बोला गया है कि इनिशियली डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स ए एंड बी ओके स्टार्ट रोलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि ए इस तरफ से जाएगी और बी यहाँ से ऐसे। ओके, स्पीड ऑफ वन एट ए इज हाफ दैट ऑफ वन एट बी, यानी कि बी की जो स्पीड है वो ज्यादा है ए से 2 टाइम्स है। यहाँ पे आपको स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये फॉर्मूला से हम क्या बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी एक चीज का स्पीड दूसरी चीज से डबल है तो वो गिवन पर्टिकुलर टाइम में उससे डबल डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो यहाँ पे क्या किसकी स्पीड ज्यादा है, तो इसे अगर ऐसे समझे कि यहाँ से अगर ए ने मूव करना स्टार्ट किया तो वो यहाँ तक कहीं पे पहुंचे तो ये बी है वो उससे डबल डिस्टेंस कवर कर लेंगे, क्योंकि बी की जो स्पीड है वो 2 टाइम्स है और ए की 1 है। यहाँ पे आप ऐसे भी तो समझ सकते हो ना यार कि ए की अगर स्पीड बी की अगर स्पीड 2x है तो ए की स्पीड क्या होगी, x ही होगी। यहाँ पे आप ये सिनारियो को रख दो, द स्पीड ऑफ वन एट ए इज हाफ ऑफ द स्पीड एट बी, यानी कि अगर बी की 2x है तो ए की x है और स्पीड जो है वो डिस्टेंस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो भी सेम टू सेम रहेगी। ओके, यानी कि अगर ये जो हाफ सर्कल है उसके 3 सेगमेंट बनाए इस तरीके से, तो अगर बी जो है वो 2 सेगमेंट्स अगर कवर करेंगे तो ए भी एक सेगमेंट कवर कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से ऐसे बी आएंगे और ऐसे ए आएगी 8 को हो तो ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे एक सेंटर बना दे, ये सेंटर बना दे और मैं यहाँ से ये जो लाइन है उसे ज्वाइंट करने की कोशिश करता हूँ। क्यों कर रहा हूँ वो आपको थोड़े ही टाइम में पता चल जाएगा। ओके, यहाँ से ऐसे और यहाँ से लेके ऐसे। अभी मैं एक और 2 या 3 लाइन बना देता हूँ, इसे ऐसे ज्वाइंट करता हूँ, इसे मैं यहाँ से ऐसे ज्वाइंट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये इतना अच्छा पेंटिंग यहाँ पे नहीं बना है क्योंकि पेंटिंग में थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप समझिए कुछ इस तरह का सिनेरियो है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो मीटिंग पॉइंट है, तो ये मीटिंग पॉइंट है। तो जो भी चीज हो हमने एक चीज नोटिस की यहाँ पे कि ये अगर ऐसा चीज हैपन करेगा तो ये जो तीनों या ये डिस्टेंस और यहाँ से ये सर्क्यूम्फ्रेंस का डिस्टेंस और यहाँ से ये तक का वो तीनों डिस्टेंस सेम है, वो चीज तो हमने नोट की।
तो अगर ये एंगल जो बनाएगा, एंगल यानी कि यहाँ से लेके ये एंगल बनाएगा और यहाँ से लेके ये एंगल और यहाँ से लेके ये एंगल, वो तीनों सेम टू सेम एंगल रहने वाले हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ए से लेके यहाँ में अगर चलिए यहाँ पे P नाम दे दूं और Q नाम दे दूं, तो ए से P का डिस्टेंस, P से Q का डिस्टेंस और Q से B का डिस्टेंस, ये तीनों सेम रहने वाले हैं। यानी कि ये ए से ये एंगल बनेगा और P से जो Q तक का ये एंगल है और Q से जो B तक का एंगल है वो सेम रहेगा। अभी हमने एक नोटिस किया था एक चीज को कि अगर एक लाइन है वहां पे ये तीनों के तीनों जो एंगल है उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा ऑफ कोर्स। तो 180 डिग्री के अगर हम तीन इक्वल पार्ट्स करें, यानी कि एक एंगल है वो 60 डिग्री का आएगा, ये भी 60, यहाँ से ये वाला भी 60, यहाँ से ये वाला भी 60। यहाँ तक चीजें क्लियर है आपको? अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि अगर कोई भी ऐसे ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल है, उसकी अगर कोई भी दो साइड इक्वल रही तो उसके जो सामने के एंगल होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ से आप एक चीज नोटिस करो कि ये वाला मैं अलग कलर से डिनोट करना हूँ, ये वाली जो लेंथ और यहाँ से लेके ये वाला, ये दोनों सेम है। मैं ऐसा बोलूँ तो आप मना करोगे? क्यों करोगे भाई साहब? क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है और सर्कल की रेडियस हम कहीं पे भी बना ले वो सेम लेंथ की ही रहने वाली है। ये दोनों लेंथ इक्वल है, उसका साफ साफ मतलब ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है वो भी सेम रहने वाला है। पर एक एंगल का जो है वो हमें पता है कि वो 60 डिग्री है, तो दो अलग अलग एंगल के हम नाम x दे दे तो वो सम कितना आएगा, 180 आएगा। यानी कि यहाँ पे हमें x क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यानी कि ये भी 60 और ये भी 60। कुल मिला के इससे हम ये बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड दोनों को भी इक्वल होना होगा। क्यों इक्वल होना होगा? क्योंकि तभी तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये साइड को भी तो इक्वल होना होगा। तो ये साइड भी ये दोनों में से किसी भी साइड के इक्वल हो गई। कुल मिला के ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ए से बी डिस्टेंस भी हमारा आर हो गया। और आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या पूछा गया है कि वहां जहाँ पे ये दोनों आंट मिलती है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस आर है। फ्रॉम कहाँ से, ए से आर डिस्टेंस पे है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा आर हो गया। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस पूछा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सर्क्यूम्फ्रेंस पे, वो डिस्टेंस अलग हो सकता है पर ये जो डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन है और वो डिस्टेंस कितना है, आर है। ओके, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अ pyramid shaped toy is made by tightly placing cubic blocks of 1 cm cube. The base of toy is 4 by 4 cm square. The width of each step is 0.5 cm. How many blocks are required to make the toy? ओके, ये चीज में क्या बोला गया है कि हमारे पास कोई एक क्यूब है। आइए जरा मैं यहाँ पे आपको डायग्राम से ही समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर हमें ऐसा कोई क्यूब बनाना हो, ओके, कुछ इस प्रकार से हमारे पास क्यूब है जिसकी एल इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू एच क्या है, 1 है। यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट
तीनों के तीनों सेम है और वो 1 1 1 है। बोला गया है कि ऐसे क्यूब्स को लेके ऐसे हमें क्यूब्स को लेके एक पिरामिड शेप का टॉय बनाना है। और टॉय कैसा बनाना है जिसका कि बेस हो वो 4x4 cm² का हो। तो कुल मिला के हमें चीज क्या करनी होगी, 4 4 क्यूब को लाइन में रखना होगा। कैसे लाइन में रखना होगा, मैं यहाँ पे अभी 2D इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये एक होगा, ओके, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है तो यहाँ पे भी वो 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी ये चीज 1 होगी और 1 होगी। 4x4 है उसका बेस रखना है तो यहाँ पे ये चीज तो 4 हो जाएगी। सिमिलर तरीके से हमें नीचे भी ये चीज करनी होगी। ये भी 1 का, यहाँ से लेके ये क्यूब ऐसे रखेंगे, यहाँ से एक क्यूब ऐसे रखेंगे और यहाँ से ये से रखेंगे। सिमिलर तरीके से हमें 2 और लाइन करनी होगी। यहाँ से ऐसा, फिर एक क्यूब ऐसे रखेंगे, क्यूब ऐसे रखेंगे और ऐसे रखेंगे। तो ये कितना हो गया, 1 1 1 3 हो गया। और एक क्यूब की लाइन करनी होगी, यहाँ से ऐसे, फिर ये वाला ऐसे, फिर ये वाला यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे। कुल मिला के इस प्रकार से हमें बेस बनाना है। ये मेरी 2D इमेज है, यानी कि ये आप ऐसे एज्यूम करो कि ये जो 4x4 है वो हमने क्यूब्स की लाइन ऐसे रख दी है जो कि 1 1 1 के है। ओके, आगे हमें क्या चीज करनी है कि पिरामिड टाइप का शेप बनाना है। और ये जो 0.5 है, 0.5 cm स्टेप, उसका मतलब क्या है कि उसकी जो अगर ऐसे कोई एक पिरामिड टाइप में कैसा होता है, ऊपर नीचे बड़ा होता है, फिर छोटा 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 हो जाता है। और ये स्टेप का जो मीनिंग है वो ये है कि अगर यहाँ से ऐसे थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम थोड़ा नजदीक रखेंगे क्यूब्स को, तो ये जो लेंथ होगी वो 0.5 cm होनी चाहिए। आप ज्यादा मत सोचो, अभी क्या सोचो कि यहाँ पे अगर हमें 0.5 cm करना हो तो ये 1 तो ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे कहीं इससे क्यूब को सेट करना होगा। यहाँ पे भी आधा लेके यहाँ से ऐसे करके ऐसे, ओके, इस प्रकार से ये जो क्यूब है उसे रखेंगे। यानी कि यहाँ से हाफ डिस्टेंस पे 1 है तो यहाँ पे 1/2, यहाँ से भी 1/2, तो कुछ इस प्रकार से ये जो स्टेप होगा वो 0.5 का हो जाएगा। सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे एक क्यूब को फिक्स कर देंगे इसके ऊपर, और सिमिलर तरीके से हम यहाँ पे भी एक क्यूब को फिक्स कर देंगे। यहाँ पे भी एक क्यूब की जरूरत होगी और यहाँ पे इसके ऊपर एक, ऑफ कोर्स यहाँ पे इसके ऊपर एक। सिमिलर तरीके से यहाँ भी रखना होगा, यहाँ भी रखना होगा और यहाँ भी रखना होगा। ऑफ कोर्स आपको ये चीज यहाँ पे नहीं दिख रही होगी तो मैं यहाँ पे ये चीज बनाने की कोशिश करता हूँ। कुल मिला के ये जो हमारी डायग्राम है वो 3x3 का हो चुका है ऊपर जाके। कुछ यहाँ से ये लाइन अगर हम ड्रॉ करें, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करें, यहाँ से ऐसे, यहाँ से इससे हो गया। ओके, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे कितने क्यूब थे, 4x4 यानी कि 16 थे। सेकंड में हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गए। प्लस अभी ऊपर भी हम इसके ऊपर रखेंगे, सिमिलर तरीके से सेट करेंगे। यहाँ पे ऐसे एक क्यूब ऊपर रखेंगे, दूसरा यहाँ पे रखेंगे, फिर तीसरा हम यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रख पा रहे होंगे और यहाँ से ये रखेंगे। ओके, तो हमें थर्ड स्टेप है उसमें 4 क्यूब की जरूरत पड़ेगी। फिर हमारी ये जो डायग्राम है वो किस प्रकार का दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार का है। अभी तो हमें सिर्फ एक ही क्यूब की जरूरत है, अगर ऐसे रख दिया तो हमारा पिरामिड कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लास्ट स्टेप में हमें एक क्यूब की जरूरत है। सिंपली अभी तो आप यहाँ पे सम निकाल लो क्या आएगा।
16 प्लस 9 25 प्लस ये 5 यानी कि 30। ओके, तो हमारा इस प्रकार से यहाँ पे ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। कुल मिला के यहाँ पे लॉजिक यही है कि अगर आपको 0.5 cm सेट करना हो तो सिर्फ यहाँ पे मिडल पॉइंट पे ऐसा सेट कर देंगे। यहाँ पे देखो आप, ये भी मिड पॉइंट में आएगा तो ये भी 0.5 रहेगा, 0.5, ये सारी जगह 0.5 रहेगा। सिमिलर तरीके से ये भी यही लॉजिक का यूज किया है और 0.5 cm इसकी ये जो दूरी है वो कर दी गई है। तो कुल मिला के 1 2 और ये वाला 3 और 4 स्टेप में ये जो पिरामिड है वो कंप्लीट हो पा रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ अ बॉक्स ऑफ बेस एरिया 24 cm multiplied by 48 cm in which the longest stick that can be kept is 56 meter long। यानी कि इस प्रकार से हमें कोई एक बॉक्स दिया गया है जिसकी जो लेंथ है वो ऑफ कोर्स 48 है, यानी कि अगर हम ये चीज ले तो वो 48 है और ये जो ब्रीथ है वो 24 है। ओके, इन विच द लॉन्गेस्ट स्टिक दैट कैन बी केप्ट इज 56 मीटर लॉन्ग। लॉन्गेस्ट स्टिक है वो हम कैसे पुट कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ से लेके कुछ इस प्रकार से पुट कर सकते हैं। लॉन्गेस्ट स्टिक जो है वो यहाँ पे ऐसे पुट कर सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए हमने ये चीज कैसे पुट की है। लॉन्गेस्ट स्टिक अगर हमें पुट करनी होगी तो यहाँ पे अगर ये ऑपोजिट साइड के जो पॉइंट होंगे ऐसे ही तो पुट कर सकते हैं ना, अगर लॉन्गेस्ट स्टिक पुट करनी होगी तो। okay? हमें निकालना क्या है, इसकी जो हाइट है वो निकालनी है। अगर एच ये है तो वो हमें निकालना है। सिंपली यहाँ पे पाइथागोरस थियरम का यूज करके ये चीज हमें निकालनी है। अभी पहले नीचे का जो सरफेस है उसके लिए अगर हम पाइथागोरस थियरम का यूज करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, यहाँ पे हम अगर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें तो ये राइट एंगल होगा। कुल मिला के हमें ये नेम दे देते हैं, ए बी और सी है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर मिलेगा। तो 48 का स्क्वायर 48 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी जो है वो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 48 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम ए सी की वैल्यू मिल गई। जैसे ही ए सी की वैल्यू हमें मिलती है वैसे ही हम नेक्स्ट क्या प्रोसीड करते हैं। यहाँ से आप ये वाला अगर मैं यहाँ पे ओ नेम दे दूँ तो ए, यहाँ पे हमारा ए है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे ओ है। ओके, तो ये तीनों चीजों का अगर हम यूज करें तो कैसे कर सकते हैं कि ए सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर। तो हमें निकालना क्या है, हमें तो भाई ओ सी ही निकालना है, ओ सी। तो ए सी का और हमें ये ए ओ का स्क्वायर भी हमें मालूम है। ए ओ क्या है, लॉन्गेस्ट स्टिक है जिसका हमें लेंथ क्या दिया गया है, 56 दिया है। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना 48 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर मतलब 56 का स्क्वायर। तो यहाँ से सिंपली आप ओ सी की लेंथ अभी फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप ये चीज की कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से आपको सिंपली आंसर क्या मिल जाएगा, 16 सेंटीमीटर मिल पाएगा। ओके, तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।